हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम दो सेल ऑर्गेनल को एक साथ डिस्कस करेंगे और एंडोसिम्बायोटिक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेल ऑर्गेनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें इनके इवोल्यूशनरी स्टडी पर भी ध्यान देना है। दोनों में बात करेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की, और किस सेंस में दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी है कुछ चीजों को लेके। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। दिस इज इट्स आउटर मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है, जबकि हम जानते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी कहते हैं। दिस इज इनर मेम्ब्रेन and this is cristae. This cristae increase the surface area for the binding of F1 ATPase molecule or oxysomes molecule which are present on its membrane. These are finger-like projections is totally present on the आउट इनर मेम्ब्रेन। व्हेन फोल्डिंग, जब फोल्डिंग होती है तो सरफेस एरिया को बढ़ा, जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं इस समय, इसमें सरफेस एरिया कम है, लेकिन यही मैं फिंगर्स ओपन कर दूं तो सरफेस एरिया किसी भी चीज की बाइंडिंग के लिए यहां क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो F1 एटीपेज जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यही F1 एटीपेज एंजाइम मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है एटीपी के बनने के लिए। जब ईटीएस चलेगा तब यही एटीपी मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। इसके अलावा हम देखें तो जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है लिक्विड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए केवल प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में जैसे। उसके बाद अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। तो जब डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए आरएनए भी बनाएगा, और जब आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगी। इसका मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो उसे प्रोटीन चाहिए उनमें से कुछ प्रोटीन वो अपने आप बना लेता है अपने डीएनए पर प्रेजेंट जीन्स की मदद से। तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहां बनेगा आरएनए। तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम से बाइंड होगा तो यहां क्या बनेगी, प्रोटीन भी बनेगी। द प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द राइबोसोम फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने की पूरी मशीनरी प्रेजेंट है। इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहलाता है। मींस अपनी रिक्वायरमेंट की आधी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकता है। इसके अलावा अगर हम उसके फंक्शंस को कुछ ध्यान से देखें
तो हम ये ध्यान से देखेंगे कि जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ें तो क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। अब अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो हमें पता है कि ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इथेनॉल और CO2 बनती है। लैक्टोबैसिलाई हमारी मसल सेल्स हैं तो वहां लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो क्या होगा कि ये पायरुवेट इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आके पहले क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद यहां कौन सी प्रोसेस चलेगी, सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल में जो रिड्यूसिंग पावर NADH और FADH2 बनेगी, उसके लिए जो ETS चलेगी ATP जनरेट करने के लिए, वो ETS के चारों कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर ही प्रेजेंट होते हैं। तब एबन पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ATP के फॉर्मेशन के लिए। तो इन चीजों को हमें माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इन चीजों को ध्यान में, फंक्शन में ध्यान रखते हुए पढ़ सकते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि ETS कहां चल रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब हम इसी तरीके से देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके अंदर अपना एक और मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज द कॉल्ड थाइलेक्वाइड यूनिट। क्या कहलाता है, थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड जब स्टाक बना लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। दे आर कॉल्ड ग्रेना। तो डिफरेंट ग्रेना को ज्वाइन करने के लिए जो थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कॉल्ड इंटरग्रेनल लैमेली और स्ट्रोमल लैमेली। जो कि एक से दूसरे से तीसरे ग्रेना के स्टाक को आपस में ज्वाइन करता है। इसके अलावा जो लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट है अंदर, जैसे कि यहां मैट्रिक्स होता है, यहां जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। उसके अलावा अगर हम पिगमेंट को देखें तो यहां क्वांटासोम के पास, यहां क्वांटासोम प्रेजेंट है और क्वांटासोम के अंदर क्या, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर। वो फिर PS फर्स्ट, PS सेकंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां भी प्रेजेंट होंगे वो, क्योंकि हमें भी केवल सेलुलर एस्पेक्ट देखना उसका है। तो हम ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना सर्कुलर DNA प्रेजेंट है, अपने 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट का DNA भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसको जरूरत है उसमें से कुछ प्रोटीन्स पहले RNA और वो राइबोसोम से अटैच करके, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की DNA से, यहां भी क्लोज सर्कुलर DNA है, RNA बनाता है और RNA से 70S राइबोसोम की मदद से क्या बना लेता है, अपनी प्रोटीन बना लेता है। तो इस बेसिस पे हम देखें तो दोनों ही सेल ऑर्गेनेल के पास अपने अपनी प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन की पूरी मशीनरी है, अपना DNA मौजूद है, अपने जीन्स मौजूद हैं, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें इसके अलावा, तो हमें पता है ग्रेना जो है वो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस की। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है, H2O ब्रेक होता है O2 में, हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है, उसको C3 साइकिल में प्लांट्स यूज कर लेते हैं। C3 साइकिल में ये CO2 एंटर होगी और ये जो रिड्यूसिंग पावर हमारी बनी थी ATP के साथ NADPH प्लस H पॉजिटिव, उसका यूज करके ये CO2 चेंज हो जाएगी C6H12O6 में, मतलब ग्लूकोज में। The conversion of H2O to O2 and formation of ATP and ATPH plus H positive is dependent on light reception by chlorophyll molecule. So this is the called light reaction, and conversion, reduction of CO2 into glucose is called
डार्क रिएक्शन। तो इस दोनों लिहाज से अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होने के बावजूद भी जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं उनके पास अपनी मशीनरी है। तो सेम जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है इवोल्यूशन की, वो ये कहती है कि इवोल्यूशन के टाइम में क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज अ बैक्टीरिया, अगर आप बैक्टीरिया को देखें तो वहां भी लगभग यही चीजें हैं कि मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही रेस्पिरेशन का सेंटर है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। बैक्टीरिया के पास भी अपना डीएनए होता है और अपना 70 टाइप राइबोसोम्स होता है। वो एंडोसिम्बायोंट मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके रहने लगा। और ऐसी क्लोरोप्लास्ट को देखें तो ये माना गया कि ये इवोल्यूशन है ब्लू ग्रीन एल्गी का, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के पास अपने पिगमेंट होते हैं, वही प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, अपना उसके पास डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉमन चीजें हैं इन दोनों सेल ऑर्गेनल को हम अगर एक साथ पढ़ें तो बहुत सी चीजें इसमें फंक्शनल बेस पे कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में होता है, यह हमें ध्यान रखना होगा। और ये दोनों ही सेल ऑर्गेनल, या हम कह सकते हैं कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट थे। इसके बाद आप मेरी बुक से नोट्स दोनों के प्रिपेयर कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू।